Greetings. I hope you all doing fine and आप सब लोग हमारे सेशंस को पसंद कर रहे हैं और आप सबको इन सब सेशंस से बहुत फायदा भी हो रहा है। हमारी कोशिश जनरली ये रहती है कि हम कुछ पेचीदा टॉपिक्स, कुछ इस तरीके के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स आपके समक्ष कभी कभार लेकर आए जहां पे आपको पूरी क्लैरिटी कहीं से जल्दी से मिल नहीं पाती। We want to simplify the learning process for you. और उसी कड़ी में आज आपके समक्ष एक और मैं इसी तरीके का टॉपिक लेकर आया हूं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। टॉपिक रिलेटेड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। हमें पता है अगर हम सेक्शन 28 और 29 देखेंगे तो वहां पे हमें कॉम्पिटेंसी मिलती है ऑफ वेरियस मैजिस्ट्रेट्स टू अवॉर्ड पनिशमेंट्स। अगर आप सेक्शन 28, 29 देखेंगे तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट मिलेगा, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, मतलब हाई कोर्ट के ऊपर कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं। हाई कोर्ट जो भी पनिशमेंट चाहे विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ दे सकते। उसके बाद अगर हम आते हैं सेशंस जज, या इनफैक्ट यहां पे हम इंक्लूड करेंगे एडिशनल सेशंस जज को भी, तो ये भी एनी सेंटेंस दे सकते हैं, मतलब कि कितनी भी इंप्रिजनमेंट, कितना भी फाइन, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में जो डेथ पेनल्टी अगर वो देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, और वो आप पढ़ेंगे सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी में। यानी कि अगर मृत्यु दंड देंगे सेशंस जज साहब या एडिशनल सेशंस जज साहब तो वो मृत्यु दंड दे सकते, पर उस मृत्यु दंड को सेक्शन 366 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट द्वारा कंफर्मेशन की आवश्यकता है। यानी कि जो माननीय उच्च न्यायालय है उस राज्य का, वह पुष्टि करेंगे कि जो सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज जिसने भी वो डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड दिया है, वह मृत्यु दंड आगे जाके इंप्लीमेंट होना चाहिए। दे सकते हैं, दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द कंपिटेंसी टू डू दैट, बट इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 366। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असिस्टेंट सेशंस जज महोदय। वो दे सकते हैं इंप्रिजनमेंट 10 साल तक की एंड एनी फाइन, मतलब कि कोई भी जो फाइन होता है, मॉनिटरी कॉम्पनसेशन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम दंड भी कभी कभार कह देते हैं, मुआवजा कह देते हैं, उस तरीके की कोई भी चीज अगर वह देना चाहें तो कितने भी रकम की दे सकते हैं, और 10 साल तक की सजा वो सुना सकते हैं। 29 में अगर आप आएंगे तो आपको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब मिलेंगे, वह 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं और फाइन की उनकी कोई अपर लिमिट नहीं है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब आपको मिलेंगे और 10,000 रुपए तक का फाइन। ऐसे ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर आप देखेंगे तो वह 1 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं और 5,000 रुपए तक का फाइन। और 29 सबसेक्शन 4 में लिखा है कि जहां तक सेंटेंसिंग पावर की बात आती है, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनकी पावर और सीएमएम की पावर सेम है। यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो हैं, जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ी है उनको पता होगा कि सेक्शन 8 में कुछ एरियाज को मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने घोषित कर दिया है, जिनकी पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन, यानी कि जिस भी एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, एक्सीड्स 10 मिलियन, हम उस जगह पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महोदय को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। नॉमेनक्लेचर यानी कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी में, नाम में फर्क आया है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 ये बताता है कि उनकी जो कॉम्पिटेंसी है टू अवॉर्ड सेंटेंस वो सेम है। यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं,
उसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट साहब भी 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना दे सकते हैं। उनकी कंपिटेंसी सेम है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब 7 साल की सजा और कोई भी फाइन सुना सकते हैं, उसी तरीके से चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट साहब भी 7 साल की सजा और कोई भी जुर्माना दे सकते। सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 हमें यह बताता है, सिर्फ नाम में फर्क आया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उस जगह पे हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स बुलाया है, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, सिर्फ नाम का फर्क आया है। 29 सबसेक्शन 4 कहता है कि उनकी सेंटेंस सुनाने की पावर जो है वह सेम है। अब जरा ध्यान से देखिए इस ग्रेडेशन को, इतना सही और इतना सिस्टमैटिक तरीके से सीआरपीसी बना हुआ है कि यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हमें सबसेक्शन भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सामने ही अवेलेबल है। देखिए, हाई कोर्ट, फिर सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज, फिर असिस्टेंट सेशंस जज, सीजेएम, जेएमएफसी, जेएमएससी। हमें याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ग्रेडेशन में ही हमारे पास सीआरपीसी में अवेलेबल है। आप सब इस सेंटेंसिंग पावर से काफी ज्यादा परिचित भी होंगे, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि ये सेंटेंसिंग पावर दरअसल कितनी है। और आप सोचेंगे कि सर ये चीज आप बताने के लिए आज सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके समक्ष लानी थी और शेयर करनी थी। अब उसके बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूं सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर 1 पे। शेड्यूल नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे, वहां पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस मिलेगा, और जो क्लासिफिकेशन नंबर 1 है, शेड्यूल 1 की क्लासिफिकेशन 1 है, वहां पे आईपीसी से रिलेटेड आपको ऑफेंसेस मिलेंगे। वहां पे आपको आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस मिलेंगे। यदि आप बेर एक्ट अपने सामने इस समय खोल सकते हैं तो जरूर खोल लीजिएगा। डिस्कशन आपके लिए एक गेम चेंजर बन जाएगी। टू लुक एट द सब्जेक्ट, आप किस तरीके से सब्जेक्ट को एक्चुअली में देखते हैं, वो नजरिया बदल जाएगा। एंड हाउ टू रीड द बेर एक्ट सब्जेक्ट को पकड़ में कैसे लाया जाए। शेड्यूल नंबर 1 और क्लासिफिकेशन 1 अगर देखेंगे उस शेड्यूल में, तो आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस, वहां आपको 6 कॉलम मिलेंगे। एस ओ पी टी बी सी, आपको वहां पे 6 कॉलम मिलेंगे। एस ओ पी सी बी सी। सर ये याद कैसे करते हैं? आपने एकदम से लिख दिया, आपने तो चलो बहुत बार याद करा होगा, पर मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको भी ये एक बार में याद हो जाएगा। इसको आप 2 शब्दों में डिवाइड कर लो। एसओपी, एसओपी का मतलब होता है बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि शेड्यूल में लिखा क्या है। और सीबीसी अगर आप देखेंगे, सीबीसी इज अ काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब कुछ ना कुछ तो स्कीम तरकीब बनानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल तो प्रीलिम्स में ये भी आ जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू में आपसे किसी ने सवाल पूछा और आपको शेड्यूल का हवाला देना हुआ, और अगर आपने कहा शेड्यूल नंबर 1 क्लासिफिकेशन 1 कॉलम नंबर 3 में पनिशमेंट है, पी वाले एरिया में, कॉलम नंबर 3 में, ऑफ कोर्स इंटरव्यू बोर्ड को पता चलेगा कि कितनी गहराई, कितनी डेप्थ में स्टूडेंट हमारे समक्ष आया है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने के बहुत लायक है। और कभी कभार प्रीलिम्स में सवाल भी आ सकता है, आया है और आ भी सकता है। तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। एसओपी सीबीसी, सीबीसी तो याद करना अपने आप में बड़ा आसान है। सीबीसी, सीबीसी, एसओपी सीबीसी। एसओपी इज व्हाट? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, मेहनत करेंगे इस तरफ, तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद भी हो जाएगा। इनफैक्ट इतना ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। एनीवे, अब हम आते हैं इस क्लासिफिकेशन पे। जो ये कॉलम्स है, वहां पे आपको दिखेगा, यहां पे लिखा है सेक्शन, यहां पे आपको मिलेगा ऑफेंस, यहां पे आपको मिलेगी पनिशमेंट, यहां पे आपको मिलेगा कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहां पे आपको मिलेगा बेलेबल या नॉन बेलेबल है ऑफेंस, और यहां पे आपको लिखा होगा कोर्ट, कि किस कोर्ट द्वारा उस ऑफेंस का ट्रायल करा जाएगा।
किस कोर्ट द्वारा उस ऑफेंस का ट्रायल करा जाएगा। इस तरीके की आपको एक वहां पे अरेंजमेंट मिलेगी शेड्यूल नंबर 1 क्लासिफिकेशन 1 में। अब जो डिस्कशन मुझे करनी है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम लेते हैं सेक्शन 379, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सेक्शन 380 और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सेक्शन 382। ये सब चोरी और चोरी के एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं। यहां पे आप देखेंगे इट इज बेसिकली सिंपल थेफ्ट। मैं सिंपल थेफ्ट लिख रहा हूं, इट इज थेफ्ट। 379 में आपको चोरी की सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? अप टू 3 years। इनफैक्ट लेट अस मेक इट मोर क्लियर। यहां पे आपको चोरी की सजा मिलेगी और यहां आपको मिलेगी अप टू 3 years। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल से हमें अभी कोई मतलब नहीं है डिस्कशन में। हम सीधे चलते हैं बाय व्हाट कोर्ट इट इज ट्रायबल, एनी मैजिस्ट्रेट। अब अगर आप 380 देखेंगे, इफ यू सी सेक्शन 380, तो वहां पे आपको दिखेगा बिल्डिंग टेंट वेसल में जाके आपने चोरी करी है। थेफ्ट इन बिल्डिंग टेंट वेसल, आपको वहां पे इस तरीके का कुछ एक ऑफेंस मिलेगा। वहां पे अगर आप सजा देखेंगे तो वहां पे आपको अप टू 7 years की सजा मिलेगी। और वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा एनी मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद अगर आप जाते हैं 382 में तो आपको मिलेगा थेफ्ट आफ्टर मेकिंग प्रेपरेशन ऑफ डेट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, हर्ट। यानी कि आप बंदूक साथ में लेकर गए थे चोरी करने के लिए, बंदूक साथ में लेकर गए थे चोरी करने के लिए, या आप रस्सी वस्सी या जंजीरें कुछ लेकर गए थे अपने साथ ताकि अगर कोई व्यक्ति रेजिस्ट करेगा तो आप उसे उसी समय बांध देंगे। डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, हर्ट, मतलब ऑफेंस में नहीं जा रहे, जस्ट टू टेल यू। आपको थेफ्ट का ये वाला ऑफेंस मिलेगा सेक्शन 382 में। वहां आपको सजा मिलेगी अप टू 10 years तक की। और जो मैजिस्ट्रेट साहब वहां पे मेंशन्ड है वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब जरा ध्यान से, ऐसे आपको बहुत ऑफेंसेस मिलेंगे शेड्यूल में, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप जरा ध्यान से इस क्लासिफिकेशन को देखो। यू सी, थेफ्ट जो है, सिंपल थेफ्ट 379 में पनिशमेंट है, 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन है, 379 में पनिशमेंट है अप टू 3 years की पनिशमेंट। कोर्ट बाय विच इट इज ट्रायबल एनी मैजिस्ट्रेट, यानी कोई भी मैजिस्ट्रेट अगर उनके सामने 378 में जो थेफ्ट डिफाइंड है, 379 में जो पनिशेबल है, सिंपल थेफ्ट का, चोरी का मामला आ जाए, कोई भी मैजिस्ट्रेट उस मामले का ट्रायल कर सकता है। 380 थेफ्ट इन बिल्डिंग टेंट वेसल ड्वेलिंग प्लेस, अप टू 7 years तक की सजा है, 7 साल तक की सजा है। एनी मैजिस्ट्रेट कैन डू द ट्रायल। 382 में थेफ्ट आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, हर्ट एक्सेट्रा, 10 साल तक की सजा है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब जो है वो पनिशमेंट दे सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। यह हमें क्लासिफिकेशन में मिल गया। आपको इसमें कुछ गलती गड़बड़ नहीं लग रही? डोंट यू सी अ प्रॉब्लम इन दिस क्लासिफिकेशन? अभी तो हमने डिस्कस करा था। आप देखिए, हम अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब का ही हवाला लें तो वो तो 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। उनकी कॉम्पिटेंसी सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में दी हुई है कि वह 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। और यहां पे 382 के ऑफेंस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि वह ट्रायल कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कैन डू द ट्रायल फॉर एन ऑफेंस ऑफ 382। सजा 10 साल तक की लिखी हुई है। अब जरूरी नहीं है आप 10 साल की दें, आप 1 दिन की देना चाहें एज मैजिस्ट्रेट इन योर डिस्क्रिशन, आप 1 दिन की सजा दे सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर रीजंस। एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यू हैव दैट डिस्क्रिशन। अगर आप सजा देना चाहें तो 3 साल तक की भी दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा की सजा देनी हुई तब आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास पावर ही नहीं है। क्लासिफिकेशन में आपका नाम लिख दिया है हमने, ऑफेंस 10 साल तक का है जिसमें आप 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं, पर क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी 3 साल तक की है तो आप 3 साल तक की सजा सुनाएंगे। क्या सीआरपीसी का कहना यह है? क्या सीआरपीसी का यह कहना है कि हमने सिर्फ लिख दिया है सजा आप 3 साल तक की ही सुना सकते हैं? इज दिस व्हाट सीआरपीसी इज टॉकिंग अबाउट? सिमिलरली देख लीजिए, अगर थेफ्ट देखें इन
ड्वेलिंग प्लेस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल में किसी जगह पे आप थेफ्ट करते हैं जाके, जहां पे ह्यूमन ड्वेलिंग है या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, ऐसी किसी जगह पे आप जाकर चोरी करते हैं। तो अगर आपने ऐसी किसी जगह पर जाकर चोरी करी, आप 7 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। एंड एनी मैजिस्ट्रेट कैन डू द ट्रायल। तो एनी मैजिस्ट्रेट में तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी आ जाएगा। तो क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पावर है 7 साल तक की सजा सुनाने की? वो तो 1 साल की पावर लेके बैठे हैं और 5,000 रुपए का जुर्माना। 1 साल की पावर लेके बैठे, 5,000 रुपए का जुर्माना। तो वो 10 साल तक की सजा या 7 साल तक की सजा, जैसे इस केस में 7 साल तक की सजा, हाउ विल एनी मैजिस्ट्रेट डू दैट? इनफैक्ट सिंपल थेफ्ट में भी जहां 3 साल तक की सजा है, वहां पे भी अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, क्योंकि एनी मैजिस्ट्रेट लिखा है, अगर वो ट्रायल करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं और बहुत सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में दूंगा। यहां पे लिखा है कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज ट्रायबल, करेक्ट? कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज ट्रायबल। ऐसी सिचुएशंस में हम सहारा लेते हैं सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी 1973 का, 325 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट को यह लग रहा है, अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने सिचुएशन आ जाती है कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस सुन लिया, पहले प्रोसिक्यूशन की बात यानी कि स्टेट की बात, मान लीजिए चोरी का ही मामला है, मान लीजिए सेक्शन 380 का मामला है, घर में घुस के चोरी करी, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ट्रायल कर रहे हैं। हम इस एग्जांपल पे चलते हैं, चोरी का मामला है सेक्शन 380 वाला, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ट्रायल कर रहे हैं। आप देख लीजिए 380, 7 साल तक की सजा एंड एनी मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ट्रायल कर सकते हैं। तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब जो है, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की बात सुनी, स्टेट की बात सुनी, डिफेंस की, अक्यूज्ड का एविडेंस यानी कि डिफेंस एविडेंस लिया, डिफेंस की बात सुनी, और इसके बाद उन्हें यह लगता है, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट अक्यूज्ड इज गिल्टी। देखिए कितना लॉजिकल है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को कहीं वायलेट नहीं करा। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ सीआरपीसी, यू सी, दिस इज इट। देयर इज बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल एट ऑल प्लेसेस। मैजिस्ट्रेट साहब ने पहले ही अपना ओपिनियन प्रिजम्पटिव एविडेंस पे बना के ये बात नहीं बोली है, मैजिस्ट्रेट साहब ने प्रोसिक्यूशन का एविडेंस पूरा लिया। ट्रायल प्रोसेस जिनको पता है वह इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूशन का एविडेंस पूरा लिया, 241, 243, 244 अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस के प्रोविजंस ऑटोमेटिकली सामने स्पष्ट रूप से ट्रायल में मिल जाएंगे। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया, डिफेंस का एविडेंस लिया, यानी कि दोनों की बात सुनी, और उसके बाद उन्होंने अपना ये ओपिनियन बनाया दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी। यानी कि दोनों की बात सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हां भाई, अक्यूज्ड ने, जो मेरे सामने अभियुक्त व्यक्ति खड़ा है, उसने ये अपराध करा है, मेरे ओपिनियन में उसने ये अपराध करा है। लेकिन समस्या ये आ रही है दैट द सेंटेंस और पनिशमेंट दैट द अक्यूज्ड शुड रिसीव आइदर इज डिफरेंट इन फॉर्म or more severe than what the magistrate can inflict or pass। यानी कि मैजिस्ट्रेट साहब की कॉम्पिटेंसी से बाहर की बात है। आप ध्यान से सुनिए, जो क्लासिफिकेशन है उसमें लिखा है 6th कॉलम में, कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज ट्रायबल। तो ट्रायल तो मैजिस्ट्रेट साहब कर ही रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस भी ले रहे, कॉग्निजेंस भी लिया, चार्जशीट पे उन्होंने कॉग्निजेंस भी लिया, डॉक्यूमेंट्स भी सप्लाई करे हैं, इशू ऑफ प्रोसेस भी करा है, विटनेसेस को सुना है।
प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिया, डिफेंस एविडेंस लिया और उसके बाद उन्होंने ओपिनियन बनाया। ये ट्रायल ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रायल। वारंट केसेस में ट्रायल शुरू हो जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। प्रोसिक्यूशन एविडेंस लिया, डिफेंस एविडेंस लिया और फिर उन्होंने ओपिनियन बनाया दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो सेंटेंस देना है, जो पनिशमेंट देनी है, जो सजा देनी है, या तो वो डिफरेंट है इन फॉर्म देन दैट विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को स्टेट में पावर नहीं दी हुई कि वह रिगरस इंप्रिजनमेंट दे दे, पर उनको लगता है इस केस में रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, मान लीजिए। या जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पे सेक्शन 380 का मामला है, अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अगर आप देखेंगे सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के हिसाब से तो 3 साल तक की कॉम्पिटेंसी है। और 380 की अगर आप सजा देखेंगे तो वहां पे अप टू 10 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स, सॉरी। वहां पे अगर आप 380 को देख लेंगे तो वहां पे अप टू 7 ईयर्स इंप्रिजनमेंट लिखी है। तो अगर वहां पे 7 साल की लिखी है, उनकी कॉम्पिटेंसी 3 साल की ज्यादा है, तो अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं भाई 3 साल से तो ज्यादा की सजा मिलनी चाहिए, 3 साल तक की तो वो दे सकते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि 3 साल की सजा से जस्टिस सर्व हो जाएगी, इफ द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन कि अक्यूज्ड इज गिल्टी बट जस्टिस विल बी सर्व्ड, जस्टिस हो जाएगी, 3 साल की सजा देना भी इनफ है, तो 3 साल की सजा दे दें। लेकिन अगर उन्हें यह लगता है कि 3 साल की सजा देने से काम नहीं बनेगा, 10 साल तक की तो ऑथराइज्ड बाय लॉ है, मेरे को ज्यादा सजा देनी चाहिए, अक्यूज्ड ने जो अपराध करा है उस हिसाब से आई हैव टू मेंटेन द बैलेंस एंड जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। सो देयरफॉर मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा की सजा देनी है, 10 साल से 3 साल से ज्यादा की सजा देनी है, जो कि 10 साल तक की हो सकती है। दैट इज, इट इज मोर सिवियर then what the magistrate can inflict or pass or is competent to inflict। तो उस समय क्या होता है? उस समय वह मैजिस्ट्रेट साहब केस को सबमिट कर देते हैं। टू whom? टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ही विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट, या वो रीजंस अपने रिकॉर्ड करते हैं, इनको जिसको हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। He will prepare a report and he will forward the accused and submit the proceedings before the chief judicial magistrate। वह चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को ये प्रोसीडिंग्स सबमिट कर देते हैं कि भाई देख लीजिए, मुझे तो लगता है कि ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, मेरे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो सेक्शन 325 उनको ये पावर देता है कि आप ट्रायल कर लीजिए, जो आपका शेड्यूल है वो आपको ट्रायल करने की पावर देता है। आपने ट्रायल कर लिया और ट्रायल करने के बाद आप क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे प्रोसीडिंग्स टू द सीजेएम। फिर आप देखेंगे सेक्शन 325 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में 325 में लिखा है कि सीजेएम साहब फिर चाहे तो वह और अगर एविडेंस लेना चाहे और एविडेंस ले सकते हैं। किसी की एविडेंस सुन ली थी, फिर से सुनना चाहे, विटनेस को सुनना चाहे, किसी का एग्जामिनेशन करना चाहे तो कर दे, और उसके पास वो कोई भी सेंटेंस जजमेंट ऑर्डर जो उनकी जुडिशियल डिस्क्रिशन के हिसाब से ठीक है, वह सेंटेंस जजमेंट या ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये सेक्शन 325 में लिखा है। दिस इज व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 325। तो अगर आप में से किसी ने भी कभी इस कंफ्यूजन में देखा हो शेड्यूल को कि भाई एक बात बताइए, 28, 29 में तो कुछ और पढ़ा था कि भाई पावर तो जो मैजिस्ट्रेट साहब की है वो कुछ और है, यहां पे जो सजा तुम दे रहे हो अप टू 7 ईयर्स तक की, वहां लिख रहे हैं एनी मैजिस्ट्रेट, या 10 साल तक की वहां लिख रहे हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये होगा कैसे? ये होगा सेक्शन 325 के माध्यम से, सबमिशन टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 325 अगर आप देखेंगे सबसेक्शन 2 में एक और भी बात कही गई है। इन सेक्शन 325 इफ यू सी इन सबसेक्शन 2, वहां आपको एक और बात मिलेगी कि अगर जॉइंट ट्रायल हो रहा है, देयर इज अ जॉइंट ट्रायल ऑफ मोर देन वन अक्यूज्ड, एक से ज्यादा अभियुक्त है, उनका जॉइंट ट्रायल हो रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी एंड ई, ये 5 है जिनका जॉइंट ट्रायल हो रहा है, और उसमें से एक के लिए भी अगर लगता है कि सेक्शन 325 इज एप्लीकेबल, यानी कि सजा ज्यादा देनी है किसी एक के लिए भी या एक से ज्यादा के लिए भी,
अगर आपको लगता है, मान लीजिए सिर्फ ए के लिए लग रहा है, आप सबको सबमिट कर देंगे अंडर सेक्शन 325. You will submit the proceedings as against all the accused अंडर सेक्शन 325. वरना आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा. सी इट्स वेरी सिंपल प्लेन लॉजिक. कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ए को सिवियर सेंटेंस देना है तो आपने ए का ट्रायल सबमिट कर दिया सीजेएम साहब को रिपोर्ट बना के, बीसीडी के साथ आप खुद बैठे हैं. ये क्या इतना कॉम्प्लिकेशन और हैपहैजर्ड मैनर सीआरपीसी कभी बताता ही नहीं है. सीधी सीधी बात है, एक के लिए भी लगता है सबको भेज दो सीजेएम साहब के पास. सीजेएम साहब अपने आप मैजिस्ट्रेट साहब ने जो सबमिट करी है प्रोसीडिंग्स, उनको देखकर जो भी आगे उन्हें सुनना सुनाना है वो करके अपने आप सेंटेंस ऑर्डर जजमेंट पास कर देंगे. कोई दिक्कत ही नहीं है. सेक्शन 325 सब सेक्शन 3 के अंदर वो पास कर देंगे जजमेंट, सेंटेंस या ऑर्डर. तो सेक्शन 325 सब सेक्शन 2 कहता है, मान लीजिए अगर ए और बी के लिए लगता है 325 एप्लीकेबल है, तब भी वो सबको भेजेंगे. मतलब अगर एक के लिए भी लग रहा है, जितने मर्जी अक्यूज्ड हो उनका जॉइंट ट्रायल हो रहा है ऑफ मोर देन वन अक्यूज्ड, अगर एक के लिए भी लग रहा है तो सबको सबमिट कर दो 325 में. ये बहुत सिंपल स्ट्रेट प्रोविजन है 325 सबसेक्शन 2 में. बहुत सिंपल स्ट्रेट प्रोविजन. तो यदि ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहां पे मैजिस्ट्रेट साहब को सेंटेंस ऐसा देना है जो वो नहीं पास कर सकते, डिफरेंट इन फॉर्म और मोर सिवियर, देन वो सबमिट करते हैं प्रोसीडिंग्स टू द सीजीएम. दिस इज नोन एज सबमिशन. आपने बहुत बार ये, अगर जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ा है, कमिटल शब्द सुना होगा. कमिटल नहीं है, ये सबमिशन है. कमिटल होता है सेक्शन 209 में और एक कमिटल होता है सेक्शन 323 में. ये भी आप एक बार जाके जरूर देखिएगा. सेक्शन 323 में भी कमिटल होता है कि जब ट्रायल के दौरान ही मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि तो केस कमिट होना चाहिए सेशंस कोर्ट को, तब क्या होगा. सेक्शन 323 में भी कमिटल होता है. 209 में तो होता ही होता है, सेक्शन 323 में भी कमिटल होता है. ये भी पढ़िएगा जाकर. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू द इंटरलिंकिंग बिटवीन द एंटायर सब्जेक्ट. कहां सेक्शन 28, 29, देन यू गो टू द शेड्यूल क्लासिफिकेशन 1, 6 कॉलम्स. फ्रॉम द 6th कॉलम यू आर कमिंग टू सेक्शन 325. And this is how the subject is also designed so that you have a basic clarity as to किस सिचुएशन में क्या करना है. It's all about कि आप उस सब्जेक्ट को कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. This is just a very simple thing. There are so many intricate concepts which are involved in CRPC. We'll come up to you with such concepts later also. Till that time, please take care, and I hope you found the session very fruitful. Thank you so much.